Hello friends, welcome. So in this video we are going to start new chapter number 6 of unit number 2. Okay, and it is basically focused on downloading. Okay, so here we will be discussing about the downloading features in Android. So the topic of the chapter name is downloading and parsing internet resources. Android provides many ways to access the internet resources. See, our application when we are developing for mobile, it is having connectivity. Okay, the connectivity is available to be used within our application. We can use internet in our application. तो हमारी एप्लीकेशन में हम डिवाइस की इंटरनेट कनेक्टिविटी का यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो इंटरनेट को यूज़ करने के मतलब कि हमारी एप्लीकेशन में इंटरनेट से आया हुआ कुछ डेटा या रिसोर्स शो कराने के लिए हमारे पास बहुत से अलग अलग विकल्प है यहाँ पे एप्लीकेशन में, जिसको हम डिस्कस करेंगे. लेकिन कुछ ऐसे भी व्यूज़ है कि जो राइट नाउ इस सिलेबस में हमारे नहीं है, फिर भी हम चाहे तो उसका डिस्कशन कर सकते हैं. ये यहाँ पे आप देख सकते हो वेब व्यू एक व्यू है एंड्रॉयड में कि जो इट इज़ कैपेबल टू डू फंक्शनलिटी लाइक ब्राउज़र, मतलब कि इट इज़ कैपेबल ऑफ पार्सिंग अ वेब पेज. जनरली जो इंटरनेट से डेटा मतलब कि पेज जो आता है, जब हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में, फिर हम जब किसी यूआरएल को वहाँ पे लिखते हैं जिसे हम वेब एड्रेस कहते हैं, उसको लिखकर जब हम एंटर की प्रेस करते हैं तो ये एक हमारी रिक्वेस्ट बनती है कि जो ब्राउज़र के थ्रू पहुँचती है उस यूआरएल में जो हमने एड्रेस लिखा है उस सर्वर पे, और सर्वर वहाँ से योग्य पेज ढूंढकर हमें रिस्पॉन्ड करेगा अगर उसके पास है कुछ देने के लिए हमें. तो अब ये जो वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो जो पेज भेजेगा, वो पेज ज़्यादातर केस में HTML या XML पेज होता है. तो HTML और XML एक ऐसी हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज है कि जिसे ब्राउज़र इंटरप्रेट करके डायरेक्टली रन कर सकता है. लेकिन सपोज़ कि आपको मैं दे दूं कि ये लो आप HTML का पेज, इसको इंटरप्रेट करके रन करो, तो आपको क्या करना होगा, उस पूरे पेज का कोड जो मैंने आपको दिया है उसको 1 by 1 वर्ड बाय वर्ड मतलब कि टोकन बाय टोकन आपको उसको एक्सेस करना पड़ेगा. हर एक वर्ड को आपको पहले चेक करना होगा कि वो क्या है, क्या वो कोई टैग है, स्टार्टिंग टैग है, एंडिंग टैग है, एट्रीब्यूट है या टैग की बॉडी है, और उस तरह से आपको आउटपुट तैयार करके जनरेट करके डिस्प्ले करना होगा. मीन्स कि यू योरसेल्फ हैव टू बिकम एन इंटरप्रेटर और राइट ए प्रोग्राम विच विल वर्क लाइक इंटरप्रेटर सिमिलर टू अ ब्राउज़र. ओके, सो यहाँ पे एंड्रॉयड में हमारे पास ऐसे व्यूज़ मतलब कि ये वेब व्यू है कि जो हमें किसी भी वेब पेज को डायरेक्टली शो करने की सुविधा देता है. इट इंक्लूड्स वेबकिट वेब ब्राउज़र. ओके, क्लाइंट साइड APIs डायरेक्ट इंटरेक्ट विद सर्वर. क्लाइंट साइड ऐसी APIs भी है हमारे पास कि जो सर्वर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है, और डायरेक्टली हम इंटरनेट से कनेक्ट होकर वहाँ से जो डेटा आता है उसको एज ए स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, उसके ऊपर से इनपुट स्ट्रीम रिट्रीव करके बाइट बाय बाइट उसको रीड भी कर सकते हैं. वही मैकेनिज़्म जो हम कोर जावा में यूज़ करते हैं फाइल हैंडलिंग में. ओके, स्ट्रीम वाला मैकेनिज़्म, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम. राइट करना है तो आउटपुट स्ट्रीम और रीड करना है तो इनपुट स्ट्रीम. तो वही मैकेनिज़्म हम इनपुट स्ट्रीम वाला यूज़ कर सकते हैं और पार्स कर सकते हैं. ओके, सो एज ए डेवलपर वी वुड ऑलवेज लुक टू यूज़ वेबकिट बेस्ड ब्राउज़र और क्रिएटिंग नेटिव इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन. तो एज ए डेवलपर हम यही सोचेंगे कि जब हमारे पास अगर ऐसी सुविधा है कि हम डायरेक्टली किसी वेब पेज को लोड करके शो कर सके, तो फिर क्यों अपना पूरा कोड लिखे, अपनी पूरी ऐसी एप्लीकेशन बनाए कि जो
इंटरनेट से मतलब कि सर्वर से भेजे गए पेज को पार्स करे, बिकॉज इट विल बिकम लेंथी कोड और आपको बहुत सारा सोचना भी पड़ेगा उस कोड को, उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए। नेटिव एप्लीकेशंस वर्सेस वेब बेस्ड। क्रिएटिंग नेटिव एप्लीकेशंस ऑफर बेनिफिट्स और क्रिएटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। नेटिव एप्लीकेशंस में ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस है कि जिससे आप सोचोगे कि भाई वेब बेस्ड एप्लीकेशन से बेहतर है नेटिव एप्लीकेशंस। और जिस चीज़ पे वो इफ़ेक्ट करती है वो है बैंडविड्थ, फिर कैशिंग मतलब कि कैश मेमोरी, बैंडविड्थ मतलब कि स्पीड का ज़्यादा कम होना, रिड्यूसिंग बैटरी ड्रेन। अगर हम इनबिल्ट नेटिव एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं तो वो बैटरी को कम ड्रेन करेगी। नेटिव फीचर्स, और नेटिव एप्लीकेशन में नेटिव फीचर्स भी डिवाइस के यूज़ हो सकते हैं। तो ये हमें एडवांटेज रहता है जब हम नेटिव एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तब। कनेक्टिविटी टेक्निक्स। अब ये तो आप सबको पता होगा कि क्योंकि आप सब मोबाइल के यूज़र हो, तो मोबाइल में इंटरनेट के लिए हम कौन से ज़रिए थ्रू हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल में जो सिम कार्ड होता है उसकी डेटा कनेक्टिविटी थ्रू भी आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज आप किसी वाईफाई के हॉटस्पॉट में हो या वाईफाई के डिवाइस के एरिया में हो तो भी आप कनेक्ट हो सकते हो इंटरनेट से। कनेक्टिंग टू एन इंटरनेट रिसोर्स। इंटरनेट को अपनी एप्लीकेशन में एक्सेस करने के लिए आपको एक परमिशन लेनी आवश्यक है क्लाइंट से, जिसके मोबाइल में आप अपनी एप्लीकेशन को रन करते हो, और वो परमिशन है इंटरनेट, android.permission.internet। मतलब कि क्लाइंट को पूछना पड़ेगा आपको, मैं आपके डिवाइस का इंटरनेट यूज़ करना चाहता हूँ, क्या आप परमिशन देना चाहोगे? अगर क्लाइंट अलो करता है तभी आप इंटरनेट का यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ओके, और ये कैसे परमिशन ले, ये मैनिफेस्ट फाइल में हमें लिखना पड़ता है एप्लीकेशन टैग के बाद या उसके बाहर। ओपनिंग एंड इंटरनेट डेटा स्ट्रीम। देखो ये बहुत ही कॉमन प्रकार का कोड है जावा का, कि जावा में ये एक फैसिलिटी है, एक सुविधा है स्ट्रीम्स की। जब आपने कोर जावा पढ़ा होगा 3rd सेम में, तब आपको ये बताया गया होगा कि जावा में जो स्ट्रिंग हैंडलिंग का मैकेनिज़्म है, स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीम फ्लो ऑफ डेटा, वो इतना कॉमन है कि आपको एज ए डेवलपर केवल उन क्लास को ही जानना है कि जो आपको उपयोगी होंगे। मैकेनिज्म रिमेन्स द सेम। देयर आर 4 मेन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस फॉर ऑल दीज ऑपरेशंस, रीडर, राइटर, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। जावा की बात कर रहा हूँ, कोर जावा, आईओ पैकेज। तो ये चारों क्लास को आप जान लो, उनकी मेथड्स को जान लो, तो इनके बहुत सारे ऐसे सब क्लासेस है कि जो आपको उपयोगी हो सकते हैं, मेथड्स है कि जो आपको यूज़फुल हो सकती है, और जो मैकेनिज़्म है इट रिमेन्स वेरी सिमिलर। बस आपको वो मैकेनिज़्म केवल एक बार जानना है। फिर क्या होगा कि आप इंटरनेट से रीड कर रहे हो, नेटवर्क से रीड कर रहे हो, किसी फाइल से रीड कर रहे हो, कीबोर्ड से जो डेटा आता है उसको रीड कर रहे हो, कोड सेम रहेगा। Code remains the same because the data which is incoming, it is just a flow of data. ओके, तो एक ही मैकेनिज्म, एक ही तरह के कोड से आप कहीं से भी आया हुआ डेटा रीड कर सकते हो, एज वेल एज कहीं पे भी डेटा राइट कर सकते हो। केवल आपको जानना है जावा का ये मैकेनिज्म। तो देखो यहाँ पे एक डेटा स्ट्रीम को और इंटरनेट से जुड़े कनेक्शन पे डेटा स्ट्रीम को रिट्रीव किया गया। एक बार ये स्ट्रीम रिट्रीव हो गई तो इजीली हम उस पर रीड राइट कर सकते हैं। मतलब कि इनपुट स्ट्रीम है तो उसमें से डेटा को रीड कर सकते हैं, और आउटपुट स्ट्रीम है तो उसमें डेटा को राइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक में URL क्रिएट किया है, URL कनेक्शन विच इज़ एन इंटरफेस, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। कनेक्शन इज इक्वल टू URL.open कनेक्शन। HTTP URL कनेक्शन, HTTP कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया, इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर से कास्टिंग किया, टाइप कास्टिंग उसको, फिर चेक किया रिस्पॉन्स कोड। HTTP कनेक्शन सक्सेसफुली अगर इस्टेब्लिश हो गया है तो रिस्पॉन्स कोड ओके होगा।
अदरवाइज नॉन ओके होगा। तो यहाँ पे चेक किया कि इफ रिस्पॉन्स कोड इज ओके देन कनेक्टिविटी इज सक्सेसफुल। तो हमने अगर हमें रीड करना है तो यहाँ पे हमने इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया IN इज इक्वल टू कनेक्शन, मीन्स ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपका डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। जो भी कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है उसके द्वारा इनपुट स्ट्रीम को रिट्रीव करना होगा। ये जो इनपुट स्ट्रीम हमें मिलेगी वो करंट कनेक्शन से रीड करने में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इनपुट स्ट्रीम आपको मिल गया। तो वही मेथड्स की जो आपने थर्ड सेम में जहाँ में पढ़ी थी, रीड के 3 स्वरूप, सिंगल बाइट रीड करना, पूरा बाइट एरे रीड करना, और तीसरा वर्जन बाइट एरे में कुछ बाइट्स रीड करके फिल करना, इस तरह से। तो ये अलग अलग 3 वर्जन्स आपके पास रीड के हैं। ओके, कोई भी यूज़ कर सकते हो आप इनपुट स्ट्रीम के साथ। और यहाँ पे एक मेथड को कॉल किया प्रोसेस स्ट्रीम की, जो यूज़र डिफाइंड मेथड है कि जो ये रीडिंग का काम करती होगी। ये जनरली इट इज़ अ code snippet, it is a general code snippet to read from a internet connection। ये उसका एक जनरल code snippet है। लेकिन अगर सोचो आप तो ये जो प्रोसेस स्ट्रीम मेथड जो है उसका कोड बहुत ही लेंदी होगा, क्योंकि इस प्रोसेस स्ट्रीम मेथड के अंदर पूरे आए हुए पेज को पार्स करने का लॉजिक इसमें लिखना पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि आपका डेटा किसी फाइल से आ रहा है, टेक्स्ट फाइल से। अगर टेक्स्ट फाइल से डेटा आ रहा है तो एज इट इज़ रीड करके आप उसको एक्सेस कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे तो क्या होगा कि जो सर्वर डेटा भेज रहा है वो HTML XML में होगा, तो आपको 1 by 1 पार्स करना होगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होगी, हर एक पॉसिबिलिटी के मुताबिक आपको आउटपुट भी जनरेट करना होगा। सो इट विल बिकम अ कम्बरसम एंड हार्ड टू मैनेज टास्क। देखो, ये जो मैंने आपको कहा हार्ड टू मैनेज टास्क, यही बात यहाँ पे मतलब कि जो प्रोसेस स्ट्रीम मेथड है उसका कोडिंग ऐसा होगा कि जिसमें आप पूरा कोड को 1 by 1 टोकन, पूरे कोड में जितने भी शब्द है एक के बाद एक सबको रिट्रीव करोगे, उसको चेक करोगे, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है उन सब के साथ उसको मैच करोगे, एंड देन यू विल जनरेट सम आउटपुट। बट इसके बदले आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो कि डायरेक्ट आप URL दे दो और वो पेज डिस्प्ले हो जाए, तो ये ज़्यादा आपको पसंद आएगा, ऐसा मैकेनिज़्म रहेगा। ओके, तो मैं जो बात कर रहा था आपसे कि वेब व्यू अगर हम सोचें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक सेकेंडरी एक्टिविटी है और उसमें भी बहुत सारा कोड लिखा है। ये जो हमारी main 2.xml फाइल है उसमें देखा जाए तो कुछ है नहीं अभी। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल बताता हूँ। वेब व्यू, ये मेरे ख्याल से इस नए वर्ज़न में कुछ चेंज किया गया है वेब व्यू में।
तो हम शायद उसका पूरा क्लास नेम लिखना पड़ता है। एग्जैक्टली मैं भूल गया हूँ अभी तो। विथ मैच पेरेंट और हाइट 200 dp, ठीक है। आईडी भी दे दिया और मार्जिन 20, ठीक है। ये है वेब व्यू। उसके नीचे एक बटन रखते हैं अपन, उसका टेक्स्ट GTU, ओके। और उसका आईडी भी वैसे ज़रूरत नहीं है, बिलो वेब व्यू 1 और सेंटर हॉरिजॉन्टल करते हैं उसको ट्रू। टेक्स्ट साइज 25, मार्जिन टॉप 20 dp, ओके। नाउ अपना जो ये मेन एक्टिविटी 2 का कोड है, ओके, उसमें मैं एक मेथड डिफाइन, और भी जो कुछ कोड है उसको भी हम रहने देते हैं, उसके साथ हमें कुछ करना नहीं है इस कोड के साथ, लेकिन उसको कमेंट कर देता हूँ अभी, जिससे ये हमें डिस्टर्ब ना करे, ओके। अब मैं यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करता हूँ, पब्लिक वॉइड सो GTU व्यू v, ओके। और इसके अंदर मैं वेब व्यू को एक्सेस करूँगा, वेब व्यू फाइंड व्यू बाय ID, r.id.webview1, ओके। और इसके अंदर वेब व्यू डॉट उसकी मेथड्स लोड URL, यहाँ पे मैं लिखता हूँ www.gtu.ac.in, ठीक है। और मैनिफेस्ट फाइल में एक्टिविटी 2 को मैं लॉन्चर सिलेक्ट करता हूँ, एक्टिविटी मेन एक्टिविटी 2। अब इसको रन करते हैं। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है।
ये तो यहाँ पे डिस्कशन आया वेब व्यू का, तो सोचा कि आपको बता दूँ। स्ट्रिंग रिसोर्स आईडी नॉट फाउंड, यहाँ पे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन 2, वेब व्यू, unable to start component info before you, error inflating class android.webkit.webview. String resource ID not found. शायद वेब व्यू के कारण ये एरर आई हो। शायद हमें ये वेब व्यू की जगह पे कुछ और यूज़ करना रहता है, देख लेते हैं। उसका मैंने आपको बताया ना कि शायद कुछ क्लास में कुछ चेंज हुआ है उसके वेब व्यू में। ये कौन सा लेआउट शो हो गया? अच्छा, ये V4U डेमो एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन ओपन कर दी हमने, V4U डेमो। अच्छा, यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है इसलिए तो जो भी प्रॉब्लम हुए वो इसी के कारण क्रिएट हुई है। वेब व्यू 1
मैं इसे अपने डिवाइस पे रन करके देखता हूँ। मुझे लगता है ये जो एरर अभी जनरेट हो रही है वो शायद इस एपीआई लेवल के कारण हो रही है, क्योंकि मेरे पास जो एवीडी है उसका एपीआई लेवल 22 है। अपने डिवाइस पे रन करके इसको मैं देखता हूँ और ये वेब व्यू का हाइट भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो क्या होगा कि हमें ठीक से दिखाई देगा। और मैनिफेस्ट फाइल में यस, ये परमिशन ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखी है। इंटरनेट रन करता हूँ। देखो ये एप्लीकेशन का आउटपुट तो आ गया, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब मैं इस पे बटन पे क्लिक करता हूँ। एक्चुअली जो एवीडी है वो 22 एपीआई लेवल वाला है, तो मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया। ओके, अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। शायद आपको दिखाई नहीं देगा ठीक से, बिकॉज की जो स्क्रीन में जो मेरा कैमरे का पोर्शन है वो बहुत ही छोटा है, इसलिए कम है, इसलिए ओके। फिर भी आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जीटीयू पे क्लिक करता हूँ मैं बटन पे, तो देखो जीटीयू की वेबसाइट यहाँ वेब व्यू में लॉन्च होके आ गई। इस वेब व्यू में बटन पे क्लिक करने से ओके। नहीं दिखाई देगा शायद आपको, कोई बात नहीं। तो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमें ये वेब व्यू में डायरेक्ट आउटपुट दिखने को मिल रहा है वेबसाइट का। तो कहने का मतलब ये रेडीमेड कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल है वेब व्यू, कि जो डायरेक्टली किसी वेब पेज को पार्स कर देता है और उसका आउटपुट एज ए ब्राउज़र वो हमें शो करता है। तो इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने किसी भी लेआउट में और भी कंपोनेंट्स के साथ, जैसे कि हमने यहाँ पे ये बटन रखा है और बटन के साथ हमने वेब व्यू को रखा है, तो बटन में हमें वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। बटन पे क्लिक करने से हमें वेब व्यू में जीटीयू की वेबसाइट पूरी दिख रही है, ठीक है। So parsing XML, sometimes it becomes necessary to parse the received content. Mostly the web pages are in HTML and XML formats. Android has XML pull parser API to parse an XML document. फिर भी अगर आप चाहते हो अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करना जिसमें आप खुद पार्सिंग करना चाहते हो, तो एंड्रॉयड हमें XML पुल पार्सर फैक्ट्री प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं, XML डॉक्यूमेंट को पार्स कर सकते हैं। इट इनेबल अस टू पार्स एन XML डॉक्यूमेंट इन ए सिंगल पास। एक ही पास में हम पूरा XML डॉक्यूमेंट पार्स कर सकते हैं। द पुल पार्सर रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ आवर डॉक्यूमेंट इन ए सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड टैग्स। मतलब कि जब हम पार्स कर रहे हैं तो एक लूप चलाएंगे और जब भी कोई मतलब कि नेक्स्ट वर्ड को हम रिट्रीव करेंगे तो वो जो नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है शब्द, वो एज ए टैग या एज ए इवेंट हमें वो रिट्रीव होता है। हमें उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, जैसे कि our current location in within the document is represented by current event। डॉक्यूमेंट को पार्स करते करते हम कहाँ पहुँचे, वो लोकेशन को करंट इवेंट कहते हैं। वी कैन डिटरमाइन द करंट इवेंट बाय द मेथड गेट इवेंट टाइप। उस करंट इवेंट को हम गेट इवेंट टाइप के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
ईच डॉक्यूमेंट बिगिनस एंड एंड विथ स्टार्ट डॉक्यूमेंट एंड एंड डॉक्यूमेंट। हर डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जो इवेंट रिट्रीव होती है वो है स्टार्ट डॉक्यूमेंट, और जब एंड आ जाता है डॉक्यूमेंट का तो एंड डॉक्यूमेंट रिट्रीव होता है। तो कहने का मतलब हमें एक लूप चलानी चाहिए, कब तक? जब तक एंड डॉक्यूमेंट इवेंट ना आए तब तक। टू एक्सेस द डेटा बिटवीन टैग्स वी नीड टू कॉल नेक्स्ट मेथड। अब आपको पता चल गया कि सपोज कि जो नेक्स्ट इवेंट नेक्स्ट टैग रिट्रीव हुआ है वो स्टार्टिंग टैग है, तो उसके अंदर का डेटा रिट्रीव करने के लिए हमें कौन सी मेथड कॉल करनी है? नेक्स्ट मेथड। व्हेन ए न्यू टैग इज स्टार्टेड, स्टार्ट टैग इवेंट इज एनकाउंटर्ड एंड ऑन द एंड टैग इज एनकाउंटर्ड। तो जब कोई टैग शुरू होगा तो स्टार्ट टैग नाम का इवेंट हमें रिट्रीव होगा, और उसी तरह से टैग का एंड होगा तो एंड टैग नाम की इवेंट रिट्रीव होगी। वी कैन एक्सट्रैक्ट द नेम ऑफ ईच टैग बाई कॉलिंग गेट नेम। अब सपोज कि हमें पता चला कि भाई एक नया टैग रिट्रीव हुआ है, तो उस टैग का नाम हमें जानना है, तो हम कॉल कर सकते हैं मेथड गेट नेम, और उसके बीच में जो डेटा है उसको रिट्रीव करने के लिए गेट नेक्स्ट टेक्स्ट मेथड कॉल कर सकते हैं। अब देखो ये जो कोड है थोड़ा पेचीदा है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था प्रोसेस स्ट्रीम, वो जो मेथड हमने उस पेज में देखी थी कि जिसको इनपुट स्ट्रीम रिट्रीव करने के बाद कॉल किया गया था। मैंने आपको बोला था कि ये प्रोसेस स्ट्रीम मेथड जो है वो इतनी छोटी नहीं होगी, उसके अंदर बहुत सारा कोड हो सकता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले XML पुल पार्सर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसको रिट्रीव किया XML पुल पार्सर फैक्ट्री डॉट न्यू इंस्टेंस, फिर नेम स्पेस अवेयर ट्रू किया, फिर ये जो फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिला है उसके द्वारा न्यू पुल पार्सर पार्स करने के लिए पार्सर का ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया XML पुल पार्सर, और उसमें इनपुट सेट किया इनपुट स्ट्रीम। ये इनपुट स्ट्रीम की जो हमें एज ए आर्ग्यूमेंट मिल रहा है, जो हम वहाँ से पास कर रहे हैं कनेक्शन पे रिट्रीव करने के बाद। फिर वाइल लूप हम यहाँ पे एक इवेंट टाइप ऑब्जेक्ट लिया गेट इवेंट टाइप, फिर वाइल लूप चलाई नॉट इक्वल टू एंड डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया कि जब डॉक्यूमेंट का एंड होगा तब कौन सी इवेंट रिट्रीव होगी? एंड डॉक्यूमेंट। तो जब तक एंड डॉक्यूमेंट नहीं आता तब तक इफ़ इवेंट टाइप इज इक्वल टू स्टार्ट टैग एंड नेम इक्वल्स रिजल्ट। तो हम ऐसे एक टैग को फाइंड कर रहे हैं कि जिसका नाम रिजल्ट हो। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि स्टार्ट टैग है और नाम टैग का रिजल्ट है, तो हमने उसके अंदर का डेटा रिट्रीव किया XPP मतलब कि XML पुल पार्सर डॉट नेक्स्ट, और एक वेरिएबल लिया नेम इज इक्वल टू एम्प्टी। फिर उसके अंदर का डेटा एक्सेस करने के लिए वाइल इट इज़ नॉट एंड टैग, मतलब कि टैग स्टार्ट टैग आ गया, अब जब तक एंड टैग नहीं आता तो उसका मतलब कि अंदर का जो बीच का डेटा है स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच का, वो हमें चाहिए। तो वापस हमने चेक किया नॉट इक्वल्स टू डॉट इक्वल्स रिजल्ट, चेक द नेम टैग विद इन द रिजल्ट टैग इफ इवेंट टाइप इक्वल टू स्टार्ट टैग एंड गेट नेम इक्वल्स टू नेम। अब अंदर का जो एट्रीब्यूट है उसका नाम अगर नेम है तो फिर नेम इज इक्वल टू नेक्स्ट टेक्स्ट, उससे जुड़ा टेक्स्ट हमने रिट्रीव किया और किस में स्टोर किया? उस वेरिएबल में, स्ट्रिंग वेरिएबल में। अगेन नेक्स्ट मतलब कि जैसे कि हम लूप चलाते हैं तो इंक्रीमेंट करते हैं लूप को, उसी तरह से यहाँ पे क्या किया? XPP डॉट नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट टोकन को रिट्रीव किया। ये कब तक होगा? जब तक एंड टैग नहीं आएगा तब तक। और इसी तरह से हर एक टैग के लिए लूप चलती रहेगी, कब तक? जब तक एंड डॉक्यूमेंट नहीं आता तब तक। देखिए ये बाहर के लूप में भी हम नेक्स्ट कर रहे हैं और अंदर के लूप में भी नेक्स्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम मैन्युअली XML पुल पार्सर का यूज़ करके पूरे XML पेज को पार्स कर सकते हैं। बट आपके लिए सजेस्टेड और बेनिफिशियल कौन सा है? जो अवेलेबल है वही हम यूज़ करें, वेबकिट इंजन। जैसे अभी हमने वेब व्यू देखा, ओके, सिंपल कोड था वेब व्यू का, ओके, और कुछ एरर थी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो API लेवल यूज़ किया है वो उससे मतलब कि कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए उस पर वो सपोर्ट नहीं करता है वेब व्यू, इसलिए वो इन्फ्लेट नहीं हो रहा था। लेकिन जब मेरे मोबाइल पे मैंने एग्जीक्यूट किया, मेरे मोबाइल के जिसमें 23 के बाद का API लेवल है, तो उसमें वो रन हो गया। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।